के कदमों पर मूल निवासी कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी तारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता। गिरता है बड़े शौक़ से दरिया समंदर में, लेकिन कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता, किसी दरिया में नहीं गिरता। मूल निवासी बहुजन समाज के नायक एवं नायिकाओं को नमन करती हूँ और आदरणीय मंच तथा पंडाल में उपस्थित प्रबुद्ध जनों को मेरा जय भीम जय मूल निवासी। आज हम सब 38वें राष्ट्रीय बामसेफ के 38वें राष्ट्रीय अधिवेशन को मनाने के लिए यहाँ पर सभी एकत्र हुए हैं। आज का जो विषय है वो बहुत ही ज्वलंत विषय है, जाति आधारित जनगणना, स्थिति और चुनौतियाँ। इसके ऊपर हम यदि देखें तो हमारा देश बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। शासकों ने संविधान और लोकतंत्र को लगभग खतरे में डाल के रख दिया है। जाति जनगणना की मांग जंगल की आग की तरह फैल रही है, लेकिन सत्ता में बैठी ब्राह्मणवादी ताकतें इसका लगातार विरोध कर रही हैं और देश को गृह युद्ध जैसी स्थिति में बदलने के लिए वो कोई न कोई षड्यंत्र रच रही है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे देश में आज हर देश का जो राज्य है वो वहाँ पर व्यक्ति असंतुष्ट है और वो एक तरह से आंदोलन के लिए आंदोलनरत है। जैसे हमने अभी किसानों का आंदोलन देखा, जिसमें किसानों ने धरना प्रदर्शन संवैधानिक तरीके से व्यक्त किया और इस तरह से ये विषमतावादी लोग उस धरना प्रदर्शन को संवैधानिक तरह से न हो, इसीलिए उसमें जो हिंसा है और इस तरह के और कुचक्र चला करके वो दमन वाली नीति अपना करके इस संवैधानिक जो अपने अधिकार है उसको दबाने के लिए वो प्रयास करते रहते हैं। तो इस तरह से जो सड़कों पर लोग अपने अधिकारों के लिए रैलियां निकालकर धरने प्रदर्शन करके मांग करते हैं, तो ऐसी स्थिति को कुचक्र के रूप में कुचलने के लिए देश में एक आपात स्थिति जैसी समस्या को उत्पन्न किया जा रहा है। शासकों को मालूम है कि संविधान जो कि मूल निवासी बहुजनों को संरक्षण प्रदान करता है और सारे हक अधिकार उन्हें देता है, तो उसे किसी न किसी प्रकार से संविधान पर हमला करते हुए ये परिस्थितियां निर्मित करने के लिए ये शासक जातियां पुरजोर प्रयास में लगी हुई हैं। इसी का एक जो हिस्सा है वो आज जातिगत जनगणना का ज्वलंत प्रश्न है। भारत क्योंकि एक जाति प्रधान देश है और भारतीय समाज जाति के आधार पर असमानता में बटा हुआ है। यहाँ हर जाति एक राष्ट्र है। इसीलिए भारतीय संविधान लागू होने के 71 वर्ष बाद भी भारत में जो है एक राष्ट्र नहीं बन पाया। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सभी जातियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 में जाति जनगणना का प्रावधान रखा गया है। वर्तमान स्थिति का आकलन करें तो समाज में गहरी खाई है। देश में के जो आर्थिक संसाधन हैं उस पर चंद पूंजीवादी लोग कब्जा जमाए बैठे हैं। ऑक्सफैम 2021 की रिपोर्ट है जिसमें 10% जो भारतीय है, जिन्हें कि हम जातिवादी कह सकते हैं या जातीय पूंजीवाद कह सकते हैं, तो ये
10% लोग, पूंजीवादी लोग, 77% हमारे भारत के आर्थिक संसाधनों पर कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं और ये जातीय पूंजीवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। यदि हम इतिहास पर देखें, भारत की जनगणना का इतिहास देखा जाए तो ये 150 वर्ष पुराना है। वर्ष 1872 में पहली बार ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में जनगणना कराई थी। संविधान लागू होने के बाद 2011 तक लगभग 15 बार जनगणना हो चुकी है। सरकार द्वारा जनगणना के लिए जो नारा दिया गया है वो है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इससे यह आसानी से हम अंदाज लगा सकते हैं कि जनगणना का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है। जनगणना में जो आंकड़े एकत्र किए जाते हैं वह विश्वसनीय और मानने योग्य होते हैं। देश की सरकारों, अदालतों, संसद, विधानसभाओं, विधान परिषदों, विभागों और ट्रिब्यूनलों आदि में यह आंकड़े मानने योग्य होते हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और विधानसभाओं के सदस्यों की गिनती सुनिश्चित की जाती है। SC, ST, OBC के लिए पंच से लेकर लोकसभा के संसदों, सरकारी नौकरियों एवं शिक्षा संस्थानों में सीटों की गिनती तय की जाती है। कोई भी व्यक्ति या विभाग इन आंकड़ों से इनकार नहीं कर सकता। जनगणना से एकत्रित की गई जानकारी केंद्र और राज्य सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और विभागों के लिए सामाजिक और आर्थिक प्रोग्राम बनाने में मददगार होती है। सरकार द्वारा बनाए जाने वाले पंचवर्षीय और अन्य योजनाओं को लागू करवाने के लिए जनगणना के आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं। मौजूदा यदि कानूनी रूप देखा जाए तो भारत की जनगणना करवाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर भारत की जनगणना के लिए जिम्मेदार और कानूनी अथॉरिटी है। वर्तमान में जनगणना एक्ट 1948 और जनगणना रूल 1990 ये लागू है और इसमें दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही देश की जनगणना कराई जाती है। जनगणना एक्ट की धारा 3 के अनुसार केंद्र सरकार कभी भी सारे देश अथवा देश के किसी भी हिस्से में जनगणना करवा सकती है, लेकिन 1872 से लेकर अब तक सिर्फ 10 वर्ष के बाद ही इस देश में जनगणना करवाई गई है। 24 दिसंबर सन 2019 को 2021 की जनगणना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 8,754.23 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में डिजिटल तरीके से जनगणना कराने के लिए 3,768 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जनगणना एक्ट 1948 की धारा 8 और जनगणना रूल 1990 की धारा 6 के अनुसार केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि वह जनगणना के दौरान कौन से सवाल पूछेगी। इससे संबंधित एक डाटा यूजर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन 9 और 10 अप्रैल 2019 को किया गया था। जनगणना के चरण दो चरणों में पूर्ण होती है, जिसमें एक हाउसिंग सेंसस है और दूसरा पॉपुलेशन सेंसस है। 9 जनवरी 2020 को भारत के गजट में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार इस बार जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर 30 सितंबर 2020 तक पूरा किया जाना था, लेकिन मार्च 2020 से लॉकडाउन के कारण यह कार्य शुरू नहीं हुआ। जाति आधारित जनगणना के लिए जो सत्ता में काबिज ब्राह्मणवादी लोग हैं, वो सैद्धांतिक और तकनीकी विरोध दर्ज करते हैं, जो कि अभी प्रथम सेशन में जस्टिस ईश्वरैया जी ने बतलाया। इसी तरह से जो विरोध अलग अलग तरह से किया जाता है कि जाति
जो है वो ज़्यादा प्रबल हो जाएगी, जातिवाद बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि SC/ST की जनगणना लगातार हो रही है, उसके बावजूद भी कोई जातिवाद इस तरह का समस्या SC/ST के बीच में नहीं है, बल्कि एक समूह जिसकी कि एक यूनिटी बनी है, उसे उस समाज को ये पता है कि उसका डाटा कितना है और उसके आधार पर जो है वो एकजुट हो कर के अपनी समस्याओं के समाधान के लिए वो प्रयासरत है। हम यदि देखें कि 1901 से की जो जनगणना हुई थी, उसके आधार पर यदि हम देखें तो छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में सामाजिक लोकतंत्र की आधारशिला रखी थी, जो 1902 में उन्होंने 50% आरक्षण को लागू किया था। 1911 में पहली जाति जनगणना हुई थी, जिसमें भारत के नागरिकों की वास्तविक स्थिति का पता चला था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो है वो अल्पसंख्यक थे और पिछड़े SC/ST, OBC और धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक जो कि बहुसंख्यक के रूप में इनका डाटा प्राप्त हुआ था। 1921 की जाति जनगणना के आंकड़े के आधार पर ही बाबा साहेब ने साउथ बरो कमीशन के सामने अपना दावा प्रस्तुत किया था। आज भारत का मूल निवासी सत्ता पर काबिज विदेशी के सामने हाथ फैलाकर अपने अधिकारों की मांग कर रहा है। अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलते हैं, उन्हें संघर्ष से हासिल करना होता है और इस तरह से हमारे महामानवों ने लगातार संघर्ष किया और तब जाकर के आज हम इस स्थिति पर पहुँचे हैं और आज उस स्थिति का या उस संघर्ष का सुख भोग रहे हैं। अब ये हमारा दायित्व है कि हम सभी बहुजन समाज को अवेयर करें और जो हमारी गणना होना है, पूरे भारत में लोगों की जो गणना होना है वो 2021 में होनी चाहिए। तो इस तरह से यदि हम 1931 की जो जातिगत जनगणना, आज जो आंकड़े उपयोग में लाए जाते हैं वो ज़्यादातर 1931 के आंकड़े होते हैं और उसी के आधार पर आज भी 90 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी उसी के आधार पर आंकड़ों का उपयोग करके नीतियां बनाई जा रही है। तो इस तरह से नीतियों के अभाव के कारण, जब मध्य प्रदेश का हम एग्ज़ाम्पल लें, अभी पंचायत चुनाव हो रहे हैं और वहाँ पर OBC का जो रिजर्वेशन है वो ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि आंकड़ों का अभाव है। कोर्ट आंकड़े मांगता है और राज्य सरकार के पास आंकड़ों का अभाव है। इसी तरह से महाराष्ट्र का भी उदाहरण हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के भी चुनाव में यही स्थिति निर्मित हुई है। तो इस तरह से जो जनगणना का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये जो समय है ये जाति जनगणना कराने के लिए उपयुक्त है और इसके लिए हम सभी बहुजनों को पुरजोर तरीके से ये प्रयास करना है ताकि ये जातिगत जनगणना होकर रहे और उसके आंकड़े सभी के सामने आकर रहें। यदि स्थिति हम देखें तो जो जातिवार जनगणना के अंतर्गत जो अन्य पिछड़े वर्गों की गिनती, जो कि डाटा 1931 का है, वो ब्रिटिश सरकार के समय में हुई थी और इस वर्ग की आज तक गिनती नहीं कराई गई है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, जो कि 1961 की जनगणना में जनसंख्या की जातिवार जनगणना की सिफारिश अपनी रिपोर्ट में इसने की थी। सरकार यह बिल्कुल नहीं चाहती कि पिछड़ा वर्ग के लोगों की असली आबादी के आंकड़े सामने आ सके। अगर एक बार इनकी असली गिनती सामने आई तो लोगों को यह पता चल जाएगा कि इनके हिस्से का कौन लोग खा रहे हैं। जो 1931 की जनगणना में 52%, लेकिन केंद्रीय सरकारी व शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण,
दिया जा रहा है, जो कि संवैधानिक रूप से ये संविधान का उल्लंघन है। देश की आधी से ज़्यादा आबादी वाले वर्ग के साथ सभी सरकारों द्वारा धोखा और अन्याय किया जा रहा है। जनगणना 2021 में सरकार ने वादा किया था, लेकिन वादे से वो मुकर गई है। अब ये जिम्मेदारी हम मूल निवासी बहुजन समाज और उनसे जो प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जो चुन कर गए हैं, अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो किस प्रकार अपने अधिकारों का उपयोग करती है और ये जनगणना करवाती है। बाबा साहेब ने अपनी उच्च शिक्षा और विद्वता से कम्युनल अवार्ड के माध्यम से SC/ST के लिए कुछ खास अधिकार ब्रिटिश हुकूमत से प्राप्त किए थे, पर मिस्टर गांधी ने उन अधिकारों पर डाका डाला। उसके बदले पूना पैक्ट द्वारा मिले हुए बहुत कम अधिकारों से ही इन वर्गों को संतुष्ट होना पड़ा। भारत में संविधान में दर्ज हुए इन अधिकारों को किसी न किसी तरह मनुवादी सरकारें समय समय पर छीनने का प्रयास करती रहती है। मूल निवासी बहुजनों को अब मिल रहे अधिकारों की पूर्ति करने के लिए जनगणना एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इन अधिकारों को खत्म करने के लिए मनुवादी सरकारें जनगणना के दौरान कोई न कोई साजिश रचती रहती है। जैसे कि जो धर्म का कॉलम है वो उसको जाति के कॉलम से पहले रख दिया गया है। इसी तरह से SC में जो धर्म, 3 धर्मों को ही यदि वो लिखता है तो ही उसे SC कैटेगरी में माना जाएगा, अन्यथा उसे अलग कैटेगरी में डाल दिया जाता है, जिससे SC कैटेगरी की जो संख्या है वो कम हो जाएगी। इसी तरह से जो साजिशें हैं अलग अलग तरह से रची जा रही है, और इसमें एक और साजिश है धर्म की, जिसमें जो पिटीशन योगी मुख्यमंत्री जी के द्वारा दायर की गई थी और इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा था। तो ये भी एक साजिश का हिस्सा है कि इस भारत को सभी जाति के लोग यदि अपना धर्म हिंदू लिखते हैं तो उन्हें इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करने में आसानी हो सकती है। तो ये भी एक बड़ा षड्यंत्र है। तो हम बहुजनों को ये बात समझना है और समझ करके जनगणना के फॉर्म, जब जनगणना होगी तो उस फॉर्म को ध्यान से भरवाने के लिए इसका एक अभियान चलाना अति आवश्यक है, क्योंकि जनगणना का एक बहुत महत्व है हमारे लिए। लोगों को अपनी सामाजिक पहचान की जानकारी होगी ताकि लोग अपने अधिकारों के लिए आंदोलित हो सके। साक्ष्य आधारित नीति बनाने के लिए किसी समुदाय, किसी समूह या वर्ग के सही जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध होंगे। साक्ष्य आधारित नीति निर्धारण के लिए जाति आधारित जनगणना अति आवश्यक है। भारत की सामाजिक संरचना में जो जाति है वो एक परिभाषित पैमाना है, इसलिए प्रत्येक आंकड़े में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, चीन, रूस में वंश या जाति के आधार पर जनगणना होती है। भारत में जानबूझ करके जाति के आधार पर जनगणना नहीं कराई जाती है। हम कोरोना काल का ही उदाहरण ले। लॉकडाउन के समय जो पलायन करने वाले मजदूर, उनकी क्या जाति है? क्या वो बैकवर्ड है या वो फॉरवर्ड है? तो ये डाटा सरकार के पास नहीं है। इसी तरह से कोरोना में मरने वाले जो लोग हैं उनमें उनके भी आंकड़े सरकार के पास मौजूद नहीं हैं कि उनमें सबसे ज़्यादा मौतें किस वर्ग की हुई। तो इस तरह से इन आंकड़ों का अपना एक बहुत ही महत्व है और ये जातिगत जनगणना होनी अति आवश्यक है।
ब्राह्मणवादी लोग जानते हैं कि जिस दिन जातिगत जनगणना होगी उस दिन हर आदमी को अपनी ताकत का पता चल जाएगा और उस ताकत का प्रयोग करके वह सत्ता परिवर्तन कर देगा। सभी अपनी अपनी जनसंख्या के आधार पर यह देखना शुरू कर देंगे कि हमें कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ। यह केवल 1585 का मामला नहीं है। जाति आधारित जनगणना सभी की होगी तो सभी को अपनी जाति की वास्तविकता का पता चल जाएगा। तो हमें जो मांगने वाली आदत है उसे छोड़ करके हमें अपना दावा प्रस्तुत करना है और इस दावे को प्रस्तुत करते हुए ये किसी भी हाल में हम सबको मिल कर के, हम 85% बहुजन समाज के लोग हैं, तो हम सब मिल कर के अपना दावा प्रस्तुत करें और इस जातीय जनगणना को कराने के लिए अपना अधिकार छीन ले। अंत में मैं कहूँगी कि परिंदों से कह दो कि छीन ले समंदर से अपने हिस्से का जल। परिंदों से कह दो कि छीन ले समंदर से अपने हिस्से का जल, क्योंकि घड़ा खाली है, कंकड़ डालने से कुछ होगा नहीं हासिल। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान।